14 नवंबर एक ऐसा दिन जिसमें लोग अपना बचपन दोबारा पाने की ख्वाहिश करते हैं। जब पूरा देश बाल दिवस मनाता है। बचपन के उल्लास का दिन, बचपन की मासूमियत और खिलखिलाहट का दिन। लेकिन इस देश में कई ऐसे भी मासूम हैं जिनके लिए हर दिन एक समान है। वे रोज भूख से लड़ते हैं, बोझ उठाते हैं और कड़ी मेहनत से अपना पेट भरते हैं। सड़कों पर कूड़ा बीनता, गालियां सुनता, बोतलें जमा करने वाला बचपन अपने मन की बात कह रहा है। देश भर के कई शहरों में बेघर बच्चे भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में कहीं खो से जाते हैं। इनका बचपन कहीं बोतलें बीनता और लोगों की गालियां सुनते ही बीत जाता है। आज फुटपाथी, अनाथ व बेसहारा बच्चे अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं। ना उन्हें शिक्षा मिल रही है, ना उनका उचित संरक्षण हो रहा है। इसके उलट उन्हें कोमल हाथों से श्रम करना पड़ रहा है। ऐसे बच्चे पौष्टिक आहार के अभाव में कुपोषण और बीमारी का शिकार भी हो रहे हैं। उनका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। बाल दिवस पर बच्चों के अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य पर मंथन होता है। लेकिन जनपद में फुटपाथी, अनाथ व बेसहारा बच्चे आज भी अपने अधिकारों के लिए तरस रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक महानगरों की सड़कों पर 12,000 बच्चे कूड़ा बीनते हैं। इनमें 7,000 लड़कियां और 5,000 लड़के शामिल हैं। 7,000 लड़कियां कबाड़ा बीनती हैं, जिनकी उम्र 18 साल से काफी कम है। सड़कों पर अपने भविष्य की लड़ाई लड़ता देश का भविष्य। कागजों पर अपना भविष्य उकेर रहा है। एक तरफ बच्चों के हाथ में किताब लिए पढ़ते हैं और अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत करते हैं, तो दूसरी तरफ ये बच्चे कूड़ा बीनकर अपना भविष्य अंधकार में झोंक देते हैं। एक तरफ बच्चों के कंधों पर स्कूल के बैग्स होते हैं, तो दूसरी तरफ इन मासूमों के हाथ में कूड़े के बोरे होते हैं। अफसोस इस बात का है कि ये बच्चे सब एक जैसे ही हैं। इनकी मासूमियत भी एक दूसरे से जुदा नहीं है। फिर भी इनमें इतना बड़ा फर्क है, और ऐसे में कोई नहीं है जो इस भटकते बचपन को एक नई राह दे। मेरा नाम मिथिलेश है और मेरे परिवार में 5 लोग हैं। हम 3 भाई हैं और एक बहन है और एक
चाचा है और पापा है, और मम्मी की डेथ हो गई। तो कितने साल के हो आप? 11। और यहाँ पर कब से पढ़ रहे हो? 5 साल से। और पापा क्या करते हैं? कुक है। 2 बार फूल से कूद जाता हूँ, बस चला जाता हूँ। लड़कियाँ छलांग नहीं मारती? नहीं, लड़का लोग मारते हैं, हम लोग 1-2 बार खाली छलांग मारते बस। आता है फिर नहीं मारते? ऐसे ही। बहुत ठंडी लगा गर्मी के लिए, गर्मी में का मौसम में सब कुछ जाता था, बहुत फूल में से कूदता था। अब तो ठंडी लग रहा है ना, इसलिए नहीं कूद रहे। देश में कबाड़ी कारोबारियों का नेटवर्क काम करता है। ये लोग मासूम बच्चों से कूड़ा खरीदते हैं। कोई भी इन बच्चों के भविष्य की तलाश में अहम रोल अदा करने को आगे नहीं आया। कोई नहीं है जो इन बच्चों की जिंदगी में उजाला ला सके। ये बच्चे खुद ही अपनी जिंदगी की कहानी इन कोड़ों पर लिखते हैं। कितने बाल श्रमिक, बाल भिक्षुक और कूड़ा कचरा बीनने वाले हैं, इसके लिए श्रम विभाग ने आज तक कोई सर्वे नहीं कराया। अगर सर्वे हो जाए तो उनकी अनुमानित संख्या का पता और उनके ठिकानों का पता चल सकता है। जिससे उनके पुनर्वास व शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। दिन भर कूड़ा कचरा बीनकर गुजारा चलाने वाले बच्चे भी पेंसिल, किताबें और नोटबुक्स थामे क्लासरूम में पढ़ाई करना चाहते हैं। ये बच्चे भी खेल खिलाकर हंसना चाहते हैं। ये मासूम बच्चे भी कूड़े के ढेर से निकलकर पानी में कागज की कश्ती को तैराना चाहते हैं। ये बच्चे भी रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागना चाहते हैं। जिंदगी भर के सारे गम से दूर खिलखिलाहट में खोना चाहते हैं। ये बेहद शर्मनाक है कि जिस देश में चाइल्ड लेबर पर काम करने वाले कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला हो, उस देश में अभी ऐसे बच्चे हैं जो कूड़ा बीनते हैं। इस केस में उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है जो इससे जुड़े हुए हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में ये काम ही इन बच्चों को आसानी से करने को मिल जाते हैं। जिसमें इनके माँ बाप को भी पैसा मिलता है। माता पिता से लेकर घर के सभी सदस्य कूड़ा कचरा उठाते हैं। इससे जो रुपए मिलते हैं उसी से ये गुजारा करते हैं। ये बच्चे दिन भर कूड़े कचरे के बीच भटकते हैं। आप 2 महीने हो रहा है नहीं पढ़ रहा इसको। वो है ना सर है ना, सर दिल्ली पे किया है। कहाँ गए? दिल्ली। दिल्ली? अच्छा, तो पढ़ाई नहीं हो रही? हाँ, आप 1 महीने के बाद आएगा ना, फिर पढ़ाएगी। कहाँ से कूड़ा उठाते हो? क्या करते हो? कबाड़ी बीनता हूँ। कितना मिल जाता है? 100-150 रुपये मिल जाता है। मिल जाता है। घर पे कौन कौन है? मम्मी है, पापा भी है। पापा क्या करते हैं? पापा भी कबाड़ी सुनता है। अब्दुल कलाम का पास। अब्दुल कलाम। नाम क्या है आपका? हाँ? नाम क्या है आपका? तोयब। तोयब। क्या नाम है आपका? जुनैद। जुनैद। क्या करते हो बच्चे पूरे दिन? कबाड़ी सुनता। क्या क्या कबाड़ी सुनते हो? पढ़ते हो तुम भी? किस क्लास में?
भारतीय नागरिक को ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि आपकी नज़रों से दूर हो गया आपके घर का कूड़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लुप्त हो जाएगा। तो जो चीज़ आप फेंक रहे हैं उसे आप सोच समझ के फेंकिए कि इसका आगे कोई इस्तेमाल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अगर आप किसी रिसाइकलिंग यूनिट जैसे हम जैसे रिसाइकलर्स के यहाँ तक नहीं पहुँचा पाते तो आप फिर भी अपने घरों में उन्हें आप अगर अलग करके रखेंगे तो आप अपने लोकल जिस वेंडर को आप महीने के एंड में रद्दी देते हैं आप उन्हीं को दे दीजिए। हो सकता है वो पैसे ना दें आपको, पर एटलीस्ट वो जगह किसी सही रीप्रोसेसिंग यूनिट में तो पहुंचेगी जहां उस चीज़ का दोबारा रीप्रोसेसिंग कर कर कुछ ना कुछ लाभदायक वस्तु बनाई जा सकती है। कूड़े में फेंकना तो उस चीज़ का पोटेंशियल ख़त्म करने के बराबर है। उस चीज़ के अलावा मतलब पेपर के अलावा प्लास्टिक, मेटल, कांच, ये कई चीज़ें हैं जो रिसाइकल करी जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अलग रिसाइकलर्स हैं। आप जहाँ से भी फ़ोन, लैपटॉप या कुछ भी खरीदते हैं आजकल हर कंपनी की एक टेक बैक पॉलिसी है कि आप इस्तेमाल कर चुके हैं, आपको और नहीं चाहिए तो आप हम ही को वापस कर दीजिए। क्योंकि कूड़े में फेंक कर वो चीज़ आपके घर से दूर चली गई पर कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई नुकसान पर्यावरण को पहुंचा रही होगी अगर वो सिर्फ कूड़े में ही पड़ी हुई है, अगर वो कहीं और नहीं पहुंची तो। उसके अलावा लोगों को वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जिनका ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है। जैसे कि पॉलीथीन बैग एक बहुत ही वेस्टफुल प्रोडक्ट है। आपने पॉलीथीन का इस्तेमाल किया, वो पॉलीथीन इतना हल्के प्लास्टिक से बना होता है कि वो रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता। और अगर आप इसे जलाओगे तो ये और हानिकारक कैंसर प्रोड्यूसिंग गैसेस होती हैं, डाइऑक्सिन्स जिन्हें कहते हैं, वो प्रोड्यूस करता है। तो जला नहीं सकते, गाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो बेहतर है इस्तेमाल ही ना करें। और इसका ऑल्टरनेटिव कपड़े के थैले या कोई भी आजकल तो बहुत फैंसी कैरी बैग्स या क्लॉथ बैग्स होते हैं और ये पहले यूज़ करे जाते थे। कहाँ से आलस आया पॉलीथीन बैग इस्तेमाल करने का वो तो मैं नहीं जानती, पर आप आज भी देखोगे तो लोग सब्जी खरीदने या फल खरीदने जाते हैं तो जो चीज़ एक ही थैली में आ सकती है, देखिए सबसे पहले होता है रिफ्यूज़, तो आप ना यूज़ करें। हाँ, आप उसके बजाय अपना थैला लेकर जाएं। पर अगर उसके अलावा आप देखो तो एक होता है रिड्यूस, कि जहाँ आप 4 इस्तेमाल कर रहे हो उसकी बजाय आप 1 इस्तेमाल करो। पर लोग क्या करते हैं कि अगर सब्जी खरीद रहे हैं या फल तो टमाटर एक थैली में लेंगे, प्याज एक थैली में लेंगे, आलू एक थैली में लेंगे, आज एक ही थैली में लेंगे तो सब्जी थैली में ही बन जाएगी। बट नहीं करते वो, तो हर चीज़ अलग अलग थैली में। तो जहाँ एक थैली में सामान घर आ सकता था वहाँ 4 थैलियों में आता। तो बात सीधी सी है कि अगर आप मना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक वेस्टफुल रिसोर्स की कंजम्पशन आप कम कर सकते हैं। और उसके अलावा आप देखोगे तो टिश्यू पेपर कप्स, तो ये सब पेपर की बनी हुई चीज़ें हैं जिनमें एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया। टॉयलेट रोल तो बस ये बेकार है, ये कॉन्टामिनेट हो चुकी हैं, बायोलॉजिकली कॉन्टामिनेट हो चुकी हैं, मतलब हमारे हाथ का गंध, हमारे मुंह, थूक जो भी इसमें लग चुकी है, तो इसका भी कोई आगे कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसके अलावा हम अपने ऑफिसेज में सेरामिक कप्स रख सकते हैं, टिश्यू पेपर की बजाय हैंकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी एक ट्रस्ट है जिसका नाम जागृति है और उसके तहत हम काफ़ी एजुकेशनल वर्कशॉप्स करते थे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कंपनीज़ में। तो अब हम उसमें वेस्ट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस पे लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते थे कि हर चीज़ जो हम कूड़ेदान में फेंकते हैं उसकी रीप्रोसेसिंग कराकर उसी क्वालिटी की नहीं तो उससे थोड़ी सी कम क्वालिटी की चीज़ बनाई जा सकती है। सीधी सी बात है, जो चीज़ पेड़ पर नहीं उगती उसे ज़मीन को माइन करके बनाया जाता है, उसका रॉ मटेरियल निकाला जाता है। तो कोई रिसोर्स बचाना या उसे रीप्रोसेस कराना भी नेचुरल रिसोर्सेज बचाने के बराबर है। तो इसी सब्जेक्ट पर हम स्कूल के बच्चों को जागरूक करते थे। अब दिक्कत ये थी कि जब एक बार कोई जना जागरूक हो जाए तो उसके बाद उनका मन करता है कि अब हम वो चीज़ जो हम अभी तक गलत कर रहे थे अपनी
इग्नोरेंस की वजह से, वो हम अब ना करें। तो ऐसे करके हमारे पास क्वेरीज आनी शुरू हुई थी कि अगर हम वेस्ट मैनेज अपना सोर्स लेवल पे कर भी दें, मतलब अपने स्कूल में कर लें, अपने कॉलेज में कर लें, तो इसके बाद क्या? क्योंकि घर के बाहर या इंस्टीट्यूशन के बाहर जाकर तो फिर वो 4 तरह का कूड़ा एक साथ मिल जाता है, तो इससे जो हम एफर्ट कर रहे हैं वो भी बेकार हो रहा है। तो सही मायने में वेस्ट सेग्रीगेशन का प्रोसेस तो तभी मायने रखता है जब सेग्रीगेट होने के बाद हर सेग्रीगेटेड वेस्ट का कंपोनेंट सही रिसाइकलिंग यूनिट तक पहुंच पाए। तो इसी सवाल के जवाब में मैं निकली थी दिल्ली में ढूंढने कि हम कहाँ कहाँ रिसाइकलिंग होती है। तो दिल्ली सेक्रेटेरिएट, यानी कि जहाँ दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी ऑफिसेज हैं, वहाँ एक पेपर रिसाइकलिंग यूनिट लगाई गई है, और ये एक मैनुअल पेपर रिसाइकलिंग यूनिट है, यानी कि यहाँ 5-7 लोग काम करते हैं। तो जो दिल्ली के सरकारी अफसरों से पेपर आता है उन्हें पहले भिगोया जाता है, फिर एक मशीन में पल्प बनाया जाता है, फिर पल्प के बाद फिर से उसे स्प्रेड करा जाता है जिस थिकनेस की उन्हें वापस शीट चाहिए उसमें, और फिर सर्टिफिकेट्स दिल्ली सरकार के लिए फाइलें ये सब बनती। तो जब मैं इस जगह घूम रही थी तो या समझ रही थी यहाँ के प्रोसेसेस, तो उसके बाद जो मैंने फ़ोटोज़ और छोटी वीडियोस वगैरह बनाई थी यहाँ, उन्हीं का सहारा लेते हुए मैंने हमारा जो जागृति का ब्लॉग है उस पर एक आर्टिकल डाला था कि पेपर रिसाइकलिंग का ये प्रोसेस है। आप छोटे से छोटे कागज़ भी रिसाइकल कर सकते हैं, चाहे वो पिक्चर की टिकट हो, पार्किंग की टिकट हो, अखबारों के साथ आया हुआ पैम्फलेट हो, कोई भी चीज़ होगी वो रिसाइकल करी जा सकती है, कागज़ जहाँ तक संबंधित है। बस यही क्राइटेरिया है कि वो कागज़ बाकी कूड़े के साथ ना मिले, क्योंकि जब एक कागज़ गंदा हो गया, गीला हो गया, गल गया, उस पर जैसे टिश्यू पेपर, पेपर प्लेट, पेपर कप, तो फिर उसकी रिसाइकलिंग पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। तो अगर आप पेपर को रिसाइकल कराना चाहते हैं, चाहे अपने कबाड़ी वाले को बेचकर, चाहे हम जैसी संस्थाओं को देकर, सबसे बड़ी बात यह है पेपर गंदा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से गीला नहीं होना चाहिए। शहर इतना ज़्यादा कूड़ा प्रोड्यूस करते हैं कि वो जो चीज़ लैंडफिल यानी कि एक पिट होनी चाहिए थी, वो आज की डेट में हमें पहाड़ के तौर पर दिखते हैं। और अगर कोई कागज़ यहाँ पहुँच जाए और वो इतने सारे कूड़े के साथ मिल जाएगा तो उसका कोई रिसाइकलिंग पोटेंशियल नहीं है। तो आप ऐसी जगहों पे देखोगे कि ज़्यादातर जो रैग पिकर वगैरह हैं वो प्लास्टिक की बोतल, मेटल, इन सब चीज़ों को रिट्रीव करके अपनी आमदनी बटोरने की कोशिश करते हैं कि इन्हें बेचेंगे किसी ट्रेडर को और यहाँ से अपना दिहाड़ी रोज़ की कमाएंगे। और अगर आप मानो कि 1000 किलो कागज़ लैंडफिल साइट पे पहुँच जाए, तो सबसे पहली बात तो आप देख ही रहे हो कि जगह की कमी है हमारे। तो ऐसे में भी 1000 किलो कागज़ एक लैंडफिल साइट पर कम से कम 1.5 एकड़ की जगह ले लेगा। तो जो जगह ऑलरेडी कम है वो, क्योंकि एक रिसोर्स जो रिसाइकल होने का पोटेंशियल रखती है और नहीं हो पा रही, कूड़ेदान में पहुंच रही है, तो वहाँ वो जगह भी खा रही है। उसके अलावा वो बाकी कूड़े के साथ मिलकर जो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है लैंडफिल्स में, वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 22-23% ज़्यादा हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है। तो हम एक तरफ भाषणबाजी करते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग कम करें या ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करें, और एक तरफ इतनी कॉमनली यूज्ड रिसोर्स, आई मीन पेपर हम में से कौन नहीं इस्तेमाल करता, इसको हम पढ़ लेते हैं, अखबार साइड में रख लेते हैं, अखबार के अंदर के जो बीच के पैम्फलेट्स होते हैं उन्हें हम क्रम्पल करके डस्टबिन में फेंक देते हैं, या कोई भी और हमारा कागज़ हो हम फाड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो डस्टबिन में फेंकते ही हम उसका रिसाइकलिंग का पोटेंशियल कम कर। इंडस्ट्री कहती है कि 12 से 13 मिलियन मेट्रिक टन कागज़ हमारे देश में हर साल कंज्यूम होता है। कंज्यूम होना मतलब इस्तेमाल हो रहा है, पर इसमें से कितना वापस रिकवर हो पाता है इसकी मात्रा 20 से 30% कही जाती है। और उसमें से भी अधिकतर क्वांटिटी जो होती है वो अखबारों की होती है, क्योंकि हम छोटे होते से हम देख रहे हैं कि हम घर में अखबार अलग करते हैं,
पर और किसी भी तरह के कागज़ को हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो जब हमने फाइनली ये आर्टिकल डाला तो हमें कई ऐसी कंपनीज़ के फ़ोन आए जो इच्छुक थे कि उनका पेपर रिसाइकल करा जाए। तो उसी के तहत हमने जागृति वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग सर्विसेज के नाम से ये सर्विस ऑफ़र करनी शुरू करी, जिसमें हम दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंडियन ऑयल के रिफाइनरीज हेडक्वार्टर्स, कुछ बड़े अस्पताल और आज काफ़ी सारे स्कूल्स कॉलेजेस से आज जुड़े हुए हैं और हम इनका कागज़ रिसाइकल करने में मदद करते हैं। देखिए, एक तो ये होता है कंपनी ने इच्छा जताई कि हम कागज़ रिसाइकल करेंगे, पर कागज़ रिसाइकल करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसको सोर्स पे सेग्रीगेट करना ज़रूरी है। और जिन जिन भी संस्थाओं के साथ हम काम करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से ये इच्छा हमारे साथ एसोसिएट होने की जताई है, तो हम इनके HR डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट ये इनिशिएटिव कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, हम उनको यही सलाह देते हैं कि आप एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स एक प्रोवाइड करिए जिससे हम आपके एम्प्लॉयज़ तक ये बात पहुंचा सकें, या आप इंटरनली आप हमसे रिसोर्स मटेरियल लेकर या आप अपने लेवल पर, कि उन्हें आज के बाद कोई भी कागज़ डस्टबिन में नहीं फेंकना। तो चाहे फ़ोटोकॉपियर मशीन का, फैक्स मशीन का ख़राब हो जाए, आप उसकी दूसरी साइड इस्तेमाल कर लें, उसके बाद आप अपने ऑफिस में कोई एक जगह या कोई एक कार्टन वगैरह डेजिग्नेट करिए जहां आप जाकर ये कागज़ फेंकेंगे, ताकि कोई भी कागज़ फालतू में डस्टबिन में ना पहुंचे। और जब ऐसे करके कंपनीज इकट्ठा करना शुरू करती हैं तो हम जैसे ही उनको लगता है कि इतना अमाउंट इकट्ठा हो गया तो वो हमें कॉल करते हैं, हमारी टीम जाकर उसको वज़न कर कर पिक कर कर लाती है। और हमारे क्लाइंट्स के साथ इंटरफेस ये है कि आप ही के कागज़ की रिसाइकलिंग के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो जहाँ ये रिसाइकल होता है जिस मिल में, वहाँ का जो फाइनल प्रोडक्ट है हम वही आपको इस कागज़ के बदले वापस करेंगे। तो हम पैसे में लेन देन नहीं रखते, हम उन्हें उसी वेस्ट पेपर की रिसाइकलिंग के बाद का बना हुआ प्रोडक्ट स्टेशनरी के साथ